अमेरिका ने हमको GE404 का इंजन नहीं दिया तो तेजस जहाज का प्रोग्राम ठप हो जाएगा। तो फॉरगेट अबाउट F-35, हम वो हमारे पास 4.5 जनरेशन के जहाज भी बनने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने डिक्लेयर तो अपने को शुरू कर लिया था, लेकिन एक टेस्ट हुआ तो हम फेल नजर आए। हम भले ही मानते रहे कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन आज की लड़ाई का जो मतलब तकनीक ने जितना उसको ओवरपावर कर लिया है, उसमें उसके साथ चीन का एक तो बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए देश है, हमारे बॉर्डर पे है, और चीन की जो विकास हो चुका है बहुत सारे क्षेत्रों में, उसका लाभ मिलने से वो एडवांटेज की पोजीशन में है। असंभव जैसा होता जा रहा है, क्योंकि ना उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी है, ना वैसे साजो सामान है युद्ध के। और चीन के साथ दिक्कत यह है कि हमें कभी हो सकता है कि टू फ्रंट वॉर लड़ने पड़े, तब हमारी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान ने तो अपने आप को एक विक्टोरियस डिक्लेयर करके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका भी दुश्मन, पाकिस्तान भी दुश्मन, चाइना भी दुश्मन। बेवकूफ बना रहे हैं अमेरिका का, चीन भी बना रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है। अब आप ये देखिए कितनी विचित्र बात है। कोई साथ खड़ा नहीं है, ना अमेरिका खड़ा है, ना रूस खड़ा है, ना कोई तीसरा देश, एक देश भी साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया इस जंग में। तो क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान से भिड़ना खतरनाक होगा? अब एक नई भिड़ंत मोल लेना? नहीं, लड़ना भिड़ना तो कहीं भी किसी लेवल पे कोई फायदेमंद चीज नहीं होती। अभी जो आपने जो भी किया, 50,000 करोड़ का भी आपको तय करना पड़ा ना कि आपको रक्षा में और डालना पड़ेगा, जो भी आपने बजट एलोकेशन किया था। तो अभी आपके लोग भी करीब 30-40 लोग उसमें मारे गए, 28 लोग उसमें मारे गए थे पहले, और जो लॉसेस हुए हो आर्मी इक्विपमेंट्स वगैरह के, वो मुझे उसका नहीं जानकारी है, लेकिन वो लोग जानते होंगे। इस तरह के किसी भी मोबिलाइजेशन से लॉस होता ही होता है। आपको नए चैलेंजेस के लिए नए हथियार खरीदने पे जाना पड़ता है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। हम तो इंपोर्ट पर हाई टेक्नोलॉजी में भी निर्भर ही है। चीन उसे आधे दाम पे दे रहा है और लॉन्ग टर्म उस पे दे रहा है। हमें खरीदना पड़ेगा, वेस्ट में कहीं से भी खरीदेंगे, आप समझ सकते हैं कि इसकी तिगुनी तो कॉस्ट होती है, कम से कम इक्विपमेंट्स की कॉस्ट और ज्यादा होती है। तो बड़ी मुश्किल से हम 36 खरीद पाए थे अभी, तो जरूरत हमें 700-800 की है। बहुत ही ये सब चीजें हमें नए चैलेंजेस में डालेंगी, जो हमारे ऑलरेडी इकोनॉमिक वीकनेस है उसको और वीकन करेंगी, क्योंकि ये दोनों हमें यूज करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुकम्मल वीडियो में जाने से पहले दोस्तों, कल रात जो मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज था, इसका जो यानी कि चैलेंज है, यानी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मोदी कितना प्रेशर में है और कितना चेहरा इनके नज़र आ रहा है। वरना मोदी जो है जब भी तकरीर करता था तो वो बहुत ही ऊंचा और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता था, लेकिन कल जब इसका जो बॉडी लैंग्वेज देखा गया, साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो शिकस्त मौजूद है चेहरे पर। इससे पता चल रहा था कि वो नाकाम हुए हैं। और मोदी के ऊपर अभी भारत के अंदर जो मोदी के बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अब वो इसका जो समझा जाता है कि मोदी जो बोलता है वो पूरी दुनिया सुनती है जब भी वो बोलता है। लेकिन वो लोग जो कि मोदी के ऊपर अंदर क्या गुल इतबार करते हैं, और वही लोग हैं जो मोदी के ऊपर आज उंगलियां उठा रहे हैं। और पूरी दुनिया ने सपोर्ट भी दिखाई। जो आप इंडिया के अंदर जो है वो एक, मुझे नहीं लगता कि मोदी जो है वो अपनी हुकूमत बचा पाएगा, क्यों ना कि भारत के अंदर इसको आपको आवाज़ें उठ रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को नुकसान पहुँचाया और इन्होंने अपने भारत को शिकस्त दिखाई। इस जंग में मोदी को अपने पैसे के ऊपर, अपने तजारत के ऊपर, अपने जवान जो हैं यानी कि हथियार था जो इसके पास, इनके ऊपर इनको जो इतना बहुत बड़ा गरूर था, वो सब का सब खाक में मिल गया। शायद यही वजह है कि एशिया का डोनाल्ड ट्रंप हूँ और इंडिया जो है वो एशिया का सुपर पावर मुल्क है। एशिया के ऊपर जो है वो इंडिया का राज करेगा, लेकिन मोदी का ये ख्वाब भी बिल्कुल चकनाचूर हो गया और ये बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। तो अब इनको हकीकत समझ आ गई है। यानी कि कल इन्होंने एक बात की कि हमने सिर्फ इनको जो खिलाफ जो है कि जंग लड़ी थी, हमने सिर्फ दहशतगर्दों की लड़ाई के ऊपर हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हमारे और हमला कर दिया। और यानी कि इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था कि मोदी ने जब ये बाजुमला कहा कि
वायरल भी हो गया कि लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी बनाई। क्यों ना कि मोदी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदमाशी थी कि वो कर रहे थे और पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जिस तरह से इनका किया वहाल और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको जवाब दिया, दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं इंडियन मीडिया की जो हाइलाइट्स वगैरह हैं वो देखते हैं। हमारी एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन जाएगी। ये खुद तो डायरेक्टली लड़ाई करेंगे नहीं और ये लड़ाई करेंगे किसी और के थ्रू। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि अगर क्रॉस फायर के अंदर इंडिया फंसता है तो हमें ये एक बहुत एक क्या बोलते हैं कि सहनशीलता दिखानी है कि हम इनमें एक ऐसी जल्दबाजी मत करके इनके अंदर फंस जाए। चीन अब उसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 स्टेल्थ भी देने जा रहा है, मगर बात अब हथियारों से ज्यादा रणनीति की हो गई है और इसमें वो भारत से आगे निकलता दिख रहा है। चीन ने उसकी मदद से भारत की घेरेबंदी कर डाली है। खबरें आ रही कि उसने अफगानिस्तान को भी पटा लिया है और बांग्लादेश को भी चारा डाल रहा है। साफ है कि अब भारत को अकेले पाकिस्तान से नहीं, कई देशों से लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। ये निकलता है कि अब पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा, उसकी रणनीति क्या होगी, क्या होनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बिंदुओं पर चाइना के ज्यादातर देशों के साथ सबसे बड़ा ही है, भारत समेत। भारत के साथ भी उसका इस सब के बावजूद सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये जो नई परिस्थितियां हैं हमारी, जो सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी सेना क्या कर रही है, वो तो अपना काम कर ही रही। हम एक सेकेंड, लेकिन हमारी जो ये राजनय है, राजनीति जो होती है, खासकर विदेशों से संबंधित राजनीति, वो इस पूरे चक्र में कहीं अब नजर नहीं आ रही है। हमने डिक्लेयर तो अपने को भी शुरू कर लिया था, लेकिन एक टेस्ट हुआ तो हम फेल नजर आए। तो वो जरा है कि इस चैलेंज को वो कैसे मीट आउट करेंगे। अभी तो उनको समझ में खुद भी नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल करना चाहता था कि हम चूंकि आज सामरिक दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही अगर हमें अपना पहला नंबर, एनिमी नंबर 1 मानकर उससे लड़ना पड़े, तो हमारे लिए कौन सी चुनौतियां खड़ी हो रही? क्या चीन के साथ मिल जाने की वजह से वो अपराधी हो गए? नहीं, पाकिस्तान अब एक पैकेज में है चीन के साथ। हम भले ही मानते रहे कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन आज की लड़ाई का जो मतलब तकनीक ने जितना उसको ओवरपावर कर लिया है, उसमें उसके साथ चीन का एक तो बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए देश है, हमारे बॉर्डर पे है, और चीन की जो विकास हो चुका है बहुत सारे क्षेत्रों में, उसका लाभ मिलने से वो एडवांटेज की पोजीशन में है। ये हमने देखा अभी हाल में। जी बिल्कुल। जनरल पन्नू, मैं अब आपसे समझना चाहता हूँ, एडवांटेज की पोजीशन में तो आ गया चीन के भरोसे पाकिस्तान, और बल्कि अगर अफगानिस्तान भी उस गुट में शामिल हो जाता है तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है पाकिस्तान का मामला। भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बन गया? क्या भारत के लिए अब पाकिस्तान को पराजित करना असंभव जैसा होता जा रहा है, क्योंकि ना उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी है, ना वैसे साजो सामान है युद्ध के, और चीन के साथ दिक्कत ये है कि हमें कभी हो सकता है कि 2 फ्रंट वॉर लड़ने पड़े, तब हमारी स्थिति। पाकिस्तान ने तो अपने आप को एक विक्टोरियस डिक्लेयर करके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया है। हुआ ऐसे कि पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान अमेरिका, इनकी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट भी है, क्योंकि चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को ऐसे लगता है त्याग दिया है, लेकिन वो इतनी जल्दी त्यागेगा नहीं। तो इनका पाकिस्तान एक कंटेस्टेड स्पेस है, क्योंकि उनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, वो घूमते घुमाते फिर पाकिस्तान में आएगा। इस करके IMF का उनको अगर बेल आउट करने की बात हुई है तो वो वेस्ट बोलता है कि हमारी तरफ देखो, क्योंकि हम भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो कंप्लीटली चाइना के उसमें चले जाता। रही बात अभी चाइना से डील करने की,
एक तो हमारी जो स्टेट क्राफ्ट ऑफ डिप्लोमेसी है, हम बहुत जल्दी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं और हम अपने पूरे विश्व को हमारा अपना दुश्मन मान के उसके से डील करते हैं। मेरा ख्याल ये भी एक बात सही नहीं है। अगर आप किसी को दुश्मन मानोगे और ऐसी बातें करोगे कि सबको पहले दुश्मन डिक्लेयर कर लो, फिर आप सबके लिए तैयारी शुरू कर दो और ना इधर कर पाओ ना उधर कर पाओ, तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी? अभी चाइना की आप अंडरस्टैंडिंग देखिए कि 1962 में उन्होंने लड़ाई की, उसकी बैकग्राउंड तो सबको मालूम है, लेकिन खुद ब खुद उन्होंने अपनी सारी जितनी भी कैप्चर्ड इलाका था छोड़ के वापस चले गए। उसके बाद ठीक है 75 में कुछ गोलियां चली, सोमद्रोंगचू हुआ, 86 में हुआ, उसके बाद कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। डोकलाम और ये गलवान की बातें हुई, लेकिन इतना बड़ा फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ और इसके चलते उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इकबाल साहब, क्या जो पन्नू साहब कह रहे हैं कि हमें चीन को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर है, आपको उससे उस तरह से डील करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के साथ उस हद तक ना चला जाए कि हमें दोनों से युद्ध लड़ना पड़े, दोनों का मुकाबला करना पड़े। देखिए मुकेश जी, इस ब्रिज के नीचे, इस पुल के नीचे बहुत पानी बह चुका है। अब चाहे आप कुछ भी कहो, आप किसी तरह से अपनी नाक को पकड़ो, लेकिन जो दुश्मन है वो दुश्मन ही है, उसने आपको घेरा हुआ है। आप उसे कहिए कि नहीं वो कंपेटिटर है, या उसे कहिए कि वो एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर है, जो भी है, लेकिन वो उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट से नहीं मिलता। और एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, और वो है कि वो आपसे खैर खाता है, उसे आपसे खुंदक है, क्योंकि उसकी जो याददाश्त है बहुत लंबी है। वो जो 100 साल का पीरियड था, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, उसने वो भूला नहीं है। आज आप देख लीजिए कि बदला ले रहे हैं, जब तक कि उन्होंने ब्याज समेत, उनकी जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, कि जब तक ब्याज समेत उन्होंने वो सारा पैसा वसूल नहीं किया, वो हम पे दबाव डालते रहेंगे। अब आप ये देखिए कि 2014 में जब भारत सरकार ने ये तय किया कि भाई हम पीस थ्रू ट्रेड का उपयोग करेंगे, और उस वक्त हमारा 35-36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ में। ये 2003 से बढ़ रहा है, 2003 से 1 बिलियन का ट्रेड था, फिर ट्रेड डेफिसिट मल्टीप्लाई हो गया, और आज की डेट पे उन्होंने हमारी जितनी इंडस्ट्री है, जितने उद्योग हैं, वो नष्ट कर दिए। क्यों? चाइना कुछ और कर लेता तो वो एक न्यूक्लियर शोडाउन तक हम पहुंच जाते। तो न्यूक्लियर शोडाउन पे हम पहुंचे नहीं, हम रुक गए, क्योंकि ये जो एस्केलेशन लैडर है बहुत रैपिडली हमने इसको स्केल अप किया है। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप जो है वो एक जोकर है, और उसको जोकर के हिसाब से लेना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी ट्रीटेड सीरियसली। क्योंकि आप ये देखिए कि इतना वो इतने बेवकूफ हैं कि उनके परिवार के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी की डील की है पाकिस्तानियों के साथ में। अब पाकिस्तान की जो फौज है ISI, उसका जो बही खाता है, जिसके थ्रू ये सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इनके जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं और मिसाइल्स हैं, उनकी जो पेमेंट है वो उस बही खाते से आती है, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने खड़ी की थी, उसके तहत उनको सैंक्शन किया गया था पाकिस्तानियों को। अब वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई है, और उन्होंने एक नया साधन लिया है कि हम अपने पैसे को लॉन्डर कैसे कर सकते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो करेंसी से होती है। अब ये ट्रंप के जो परिवार के लोग हैं वो वहां पहुंचे क्रिप्टो करेंसी की डील करने के लिए, और असीम मुनीर हंस रहा है और उसको फील्ड मार्शल ने बना दिया है, क्योंकि उनका जो सारा वो इस क्रिप्टो करेंसी के जरिए लॉन्डर हो जाएगा। और ये पैसा जो है उनको अमेरिका से बरामद हो रहा है, अमेरिका का पैसा पाकिस्तान जा रहा है, और ट्रंप के परिवार के लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसको लॉन्डर करेंगे असीम मुनीर के लिए। तो वो हंस रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अमेरिका का, चीन भी बना रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है। अब आप ये देखिए कितनी विचित्र बात है। जी, लेकिन शीतल जी, मुद्दा वहीं पर आ जाता है, फिर सवाल वही है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इधर घेर रहा है, उधर बांग्लादेश में भी अपने पैर जमाने की कोशिश में है, तो भारत के पास क्या रास्ते हैं? वो इतने शक्तिशाली देश थे जो इतना टेक्नोलॉजिकली भी इतना एडवांस है, उससे झगड़ा करके झगड़ा मोल लेकर क्या हासिल करेगा, जबकि उसके पास कोई साथ खड़ा नहीं है, ना अमेरिका खड़ा है, ना रूस खड़ा है, ना कोई तीसरा देश। एक देश भी
साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया इस जंग में। देखिए, हमें अपनी वस्तुस्थिति तो जो जाननी होगी ना। हम कुल 50-60 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुल हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना 20 ट्रिलियन है, उसका पीपीपी तो इस समय 38-39 ट्रिलियन हो चुका है, 38-39 ट्रिलियन है। तो चाइना, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अपने पूर्व वक्ता से कि चाइना हमारी इंडस्ट्री को टारगेट करके कुछ कर रहा था। ऐसा नहीं है। चाइना ने ग्लोबली हर चीज को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, पूरा अरेंजमेंट्स वो किए। और वो करते समय भारत भी उसका शिकार हुआ, दुनिया शिकार हुई। सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया उसका शिकार हुई। सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को वो ले गया है। 60% के आसपास तो वही बनाता है, सारी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। तो वो उसमें निश्चित तौर पे हम पिछड़ गए। लेकिन हम पिछड़े तो हमें अपने अपने आप को देखना होगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या किया। पिछले 15-20 सालों से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्लगिश है, बल्कि कुछ माइनस में ही है। तो उस इकोनॉमिक्स की बात हुई। अगर हम सामरिक दृष्टि से इस चीज को देखना चाहें तो क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान से भिड़ना खतरनाक होगा? अब एक नई भिड़ंत मोल लेना, जब चीन का रोल खुल्लम खुल्ला सामने आ चुका है। नहीं, लड़ना भिड़ना तो कहीं भी किसी लेवल पे कोई फायदेमंद चीज नहीं होती। अभी जो आपने जो भी किया, 50,000 करोड़ का भी आपको तय करना पड़ा ना कि आपको रक्षा में और डालना पड़ेगा, जो भी आपने बजट एलोकेशन किया था। तो इस अभी आपके लोग भी करीब 30-40 लोग उसमें मारे गए, 28 लोग उसमें मारे गए थे पहले। और जो लॉसेस हुए हो आर्मी इक्विपमेंट्स वगैरह के, वो मुझे उसका नहीं जानकारी है, लेकिन वो लोग जानते होंगे। इस तरह के किसी भी मोबिलाइजेशन से लॉस होता ही होता है। आपको नए चैलेंजेस के लिए नए हथियार खरीदने पे जाना पड़ता है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। हम तो इम्पोर्ट बहुत चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं। जैसे अब 5th जनरेशन 6th जनरेशन जेट ही खरीदना पड़ा तो हमें खरीदना ही पड़ेगा, और उसकी बहुत भारी कॉस्ट है, वो आप जानते हैं। अगर उसको आपने जो अभी बताया कि चीन उसको दे रहा है 2025 में ही J-35 या क्या है वो, तो हमें जरूर एक प्रेशर डाल रहा है कि हम भी खरीदें। अच्छा, जो चीन की कॉस्टिंग है, चीन उसे आधे दाम पे दे रहा है और लॉन्ग टर्म उस पे दे रहा है। हमें खरीदना पड़ेगा, वेस्ट में कहीं से भी खरीदेंगे। आप समझ सकते हैं कि इसकी तिगुनी तो कॉस्ट होती है, कम से कम इक्विपमेंट्स की कॉस्ट और ज्यादा होती है। तो बड़ी मुश्किल से हम 36 खरीद पाए थे अभी, तो जरूरत हमें 700-800 की है। बहुत ही ये सब चीजें हमें नए चैलेंजेस में डालेंगे, जो हमारे ऑलरेडी इकोनॉमिक वीकनेस है उसको और वीकन करेंगी। क्योंकि अगर हम इस सेक्टर में बजट हमारा कुछ ज्यादा जाएगा तो कुछ जगहों से वो और कम होगा। वो जगहें और कोई नहीं होंगी, वो वही होंगी जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी। बिल्कुल। तो जनरल पन्नू, आप फिर अब इसमें एक तो आपने कहा कि चाइना के साथ हमें संबंध सुधारने होंगे, लेकिन क्या उसका पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा उससे? क्या हम चाइना के जरिए पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं? क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है? मुकेश जी, अगर हम पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे करके कश्मीर की बात करते हैं, अगर उसमें हम चाइना ले आए और सिपिक कॉरिडोर ले आए तो शायद हमारी नजरिया बदली हो जाएगा अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में। मेरा ख्याल हमें ये स्ट्रेटजी तोड़ तोड़ के समय समय पर अपने स्टेजेस में करनी पड़ेगी। अगर आप देखिए कि चाइना के साथ आप हमारा बॉर्डर देखा जाए तो हमारी बॉर्डर डेवलपमेंट बहुत स्लो थी। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर के लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में, उनको फॉरवर्ड एरिया में भेज के उनको उधर सेटल करना पड़ेगा, हम उनको पीछे ले आते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि वेलनेस विलेजेस जैसे चाइना ने बनाए हैं तिब्बत के बिल्कुल बॉर्डर पे अपने विलेजेस को ले आए, तो इस हिसाब से नंबर 1 विलेजेस हमारे भी हैं, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी बात, मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी मीडिया मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं वो शायद एक प्राइवेट एंटिटी के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है वो उसकी एक कॉग्निटिव डोमेन है, और कॉग्निटिव डोमेन वो होल ऑफ नेशन अप्रोच से करता है, और कॉग्निटिव डोमेन में उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को पॉलिटिकल विक्ट्री में शामिल करता है। वो अपने एडवर्सरी की परसेप्शन को चेंज करता है। आप देखिए गलवान में हमारी अगर गुतम गुथा की लड़ाइयां जो भी हुआ
उसने काफी डेटा कलेक्ट किया है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर मास्टर है, उसमें कॉग्निटिव डोमेन में मास्टर है। हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उसने काफी डेटा इकट्ठा किया होगा, क्योंकि वो इसमें मास्टर है, वो कॉग्निटिव डोमेन और इंफॉर्मेशन को एमुनिशन की तरह यूज करता है। और अगर देखा जाए कि उसने अपनी जो डिपेंडेंसीज थी, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ट्रेडिशनल एनर्जी की एक वीकनेस है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी को अपना स्ट्रेंथ बना ली। अभी ब्रिक्स के अंदर जाके उसने करेंसी की बात की, लेकिन अभी इंडिया जो है वो ब्रिक्स में भी है और क्वाड में भी है, और हमें समझ नहीं लगती कि हमें ब्रिक्स ज्यादा फायदेमंद है कि क्वाड ज्यादा फायदेमंद है। तो मेरा ख्याल हमारी जनरल पन्नू जी, अभी आपने एक बात कही जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और चीन के बीच में जो शत्रुता का भाव है, अविश्वास का भाव है, उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका बार बार चाहता है कि भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करे, और चूंकि भारत क्वाड वगैरह का मेंबर है, अमेरिका के पक्ष में बहुत झुका हुआ है, इसलिए ये दूरियां बढ़ती जाती हैं। क्या इसमें भी हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है? क्योंकि ये दोनों हमें यूज करेंगे और हमारी एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन जाएगी। ये खुद तो डायरेक्टली लड़ाई करेंगे नहीं, और ये लड़ाई करेंगे किसी और के थ्रू। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि अगर क्रॉस फायर के अंदर इंडिया फंसता है तो हमें ये एक बहुत एक क्या बोलते हैं कि सहनशीलता दिखानी है कि हम इनमें एक ऐसी जल्दबाजी मत करके इनके अंदर फंस जाए। इकबाल साहब, क्या आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत अलग थलग अकेला दिखा है, और ये हाई टाइम है जब उसे अपने दोस्त तलाशने पड़ेंगे, अपने दोस्त बढ़ाने पड़ेंगे? यहाँ तक कि बांग्लादेश अगर इतनी दूरी पहुंच गया है तो उसे कोशिश करके बांग्लादेश को भी वापस लाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इस तरह से बहुत सारे देशों को, एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं दिखा। इसराइल को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान को, ताइवान को छोड़ दीजिए, ऐसा कोई ताकतवर मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा दिखा। ये एक हमारी बड़ी कमजोरी सामने आई। मुकेश जी, दो बातें हैं। 1988 में भैया की, हमने उनके साथ में मैत्री की, हमने उनके साथ में ट्रेड बढ़ाया, हमने उनके साथ में हर वो काम किया, ब्रिक्स भी ज्वाइन किया, जो कि एक जिसे कहते हैं कि एक पीस मूवमेंट के तहत हमने वो किया। क्या नतीजा हुआ कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ये शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी मामलापुरम में, और उसके 4 महीने बाद में उसने गलवान में अपनी फौज भेज दी घुसपैठ के लिए, और उसके बाद 2020 से आज तक आप देखिए कि क्या हाल हो रहा है। तो जब आपने गलबैयां कर ली तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आज के युग में कोल्ड वॉर नया शुरू हो गया है। 2 कैंप्स हैं, अमेरिकन कैंप है और चाइनीज कैंप है, बीच में कोई कैंप नहीं है। हो सकता है कि 3 सालों में जर्मनी जो है वो अपने जो उसने 990 बिलियन यूरोस का जो प्रोग्राम बनाया रीआर्मामेंट का, उसमें वो कामयाब हो जाए और वो एक नया सुपर पावर यूरोप का बन जाए जर्मनी की लीडरशिप के अंदर, तो वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट पे, आज की समय में दुनिया में 2 कैंप है, एक अमेरिकन कैंप है, एक चाइनीज कैंप है। टेक्नोलॉजिकली भी वो डिवाइड हुए हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग अलग फिलॉसफी की है। तो आपको ये तय करना है कि आपने अमेरिकन कैंप ज्वाइन करना है कि आपने चीनी कैंप ज्वाइन करना है। आज की डेट में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमारे जैसे देश के लिए आपने उसका फायदा देख लिया कि डिप्लोमेसी में हमारा एक ही समर्थक है, वो इजराइल है, आवर फेयर वेदर फ्रेंड एंड सपोर्टर। और ये तालिबान जो है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इनकी लड़ाई वो पैसों के बारे में है, और चीन ने उनकी गलबैयां करवा ली तो वो सब फोटो ऑफ भी हो गया, तो वो जो लड़ाई थी वो भी सेटल हो गई कि हाँ जी, रुपए में 5 पैसे की जगह में हम आपको 10-15 पैसे दे देंगे। तो सवाल ये कि आपको चूज करना है। इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स टुडे दैट देयर आर 2 कैंप्स डिफाइंड बाय मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। अब आप ये देखिए कि ये जो सारा डी डॉलराइजेशन हो रहा है, उसमें हमने कहा कि हम ब्रिक्स के साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नई करेंसी नहीं बनानी, हमारा जो सारा डेट है वो यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है, जो हमारे रिजर्व्स हैं वो यूएस डॉलर में है, और अभी भी हम निर्भर हैं अमेरिका पे। कल की डेट में जो अमेरिका ने हमको
GE404 का इंजन नहीं दिया तो तेजस जहाज का प्रोग्राम ठप हो जाएगा। तो फॉरगेट अबाउट F-35, हम वो हमारे पास 4.5 जनरेशन के जहाज भी बनने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो और देशों में इस पे एक रेफरेंडम होता, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें इतनी मल्टी डायमेंशनल कॉन्टिनेंटल फेडरल पॉलिटी है, तो इसमें रेफरेंडम इस सब्जेक्ट पे होना बड़ा कठिन होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप को तय करना है कि आपने अमेरिकन कैंप में जाना है या चाइनीज कैंप में जाना है। स्ट्रेटेजिक, मेरे समझ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज डेड इन टुडेज वर्ल्ड। यू हैव टू मेक योर चॉइस हुज साइड यू आर ऑन एंड पिक दैट साइड। जी शीतल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये चॉइस है हमारे पास कि हम चीन को नाराज करके वहां चले जाएं और अपने जो सीमाएं लगती हैं उनको असुरक्षित कर लें? क्या अमेरिका हमें प्रोटेक्शन देगा इतना चीन के खिलाफ? नहीं, अभी जो डिस्पेंसेशन है वो चीन को नाराज नहीं करता। जयशंकर साहब ने इंटरव्यू में कहा था ये बात कि हम बेवकूफ होंगे कि अगर अपने से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम इस तरह की बात करेंगे। तो ये उनसे पूछे जाने पर मतलब सरकार की राय तो ये समझ में आती है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी कभी चीन का नाम नहीं लेते। तो टैक्टिकली तो हमारी सरकार जो है इस लाइन पर है कि वो ओपनली कोई चीन से रिश्ता नहीं बिगाड़ती। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन है कि जो उसका प्रोपेगेंडा सिस्टम है और पर्टिकुलरली हमारे जो मीडिया चैनल्स वगैरह हैं, वो जो वातावरण तैयार करते हैं, जो परसेप्शन देश में है, वो दुश्मन का ही है और बहुत जोरदार दुश्मन का है। और अभी जब ये सब चीजें जैसी हो गई अभी हाल में, तो उसमें वो सब चीजें और फैल के बढ़ जाती। अब कई चीज तो खैर रियलिटी की से ड्राइव हो रही हैं। बाकी जहां तक पश्चिम का सवाल है और खासकर अमेरिका का सवाल है, वही सिचुएशन इस समय के अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी हमारा प्रॉब्लम्स थी, वो नजर आता था, लेकिन उसमें दोनों ओर से राजनय हो रहा था, दोनों ओर उसको बहुत स्पष्ट नहीं करते थे। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, वो बड़बोला एडमिनिस्ट्रेशन है। वो कोई बात पेट में नहीं रखता, बल्कि वो प्रचार के मामले में जो हमारा डिस्पेंसेशन है उससे भी दसियों गुना आगे है। वो हर चीज में वो चाहता है कि उनका ठप्पा तो लग ही जाए, दुनिया में कहीं कुछ हुआ हो तो उसमें उनका दखल हो, और वो दखल अपनी ओर से देते भी है। तो उससे एक नई चीजें डेवलप कर रही हैं, और उसमें किसी भी सरकार के लिए, हमारी हो या किसी की हो, बहुत आसान भी नहीं है। ये बहुत ही टफ टास्क है इस समय आजकल का, जो ये किसी के लिए, हमारे लिए नहीं। आप देख रहे हैं कि ट्रंप साहब के साथ जिसकी मीटिंग हो रही हो, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट गया था तो उसके साथ लगभग हैंडल करते हैं। अभी तो जो कुछ हुआ ये कोई हमारे बहुत फायदे की चीज नहीं है, क्योंकि हम इससे कुछ अचीव नहीं किया हमने ना। हम कोई टेररिस्ट या वो सब, या नुकसान सामने वाले को किसी किस्म का डिटरेंट, ये सब हमने कोई अचीव नहीं किया, बल्कि हमारे खर्चे बढ़ गए। अब हमारे एमपी भी घूम रहे हैं, सब लाइबेरिया से सपोर्ट लेने पहुंचे हुआ है 6 लोगों का दल। क्या होगा लाइबेरिया, क्या मतलब है? दुनिया में जिनका मतलब है, जब तक वहां हम कुछ नहीं चेंज कर पाते, तो ऐसे घूमने घामने से तो खैर, सिवाय इसके कि पाकिस्तान का प्रचार थोड़ा सा हो जाता है इससे, जो हार्डली हमारी 1/8 इकोनॉमी है, उसको इसका लाभ मिल जाता है कि बराबरी से बात होने लगती है। अब हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, उसकी अभी 0.33 की है, लेकिन बात बराबरी की हो रही है। ट्रम्प भी कह रहे हैं कि वो दोनों मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, फलाना है। तो इससे एडवांटेज सिर्फ पाकिस्तान को है, प्रोपेगेंडा एडवांटेज भी पाकिस्तान को ही है। तो हमें ये चीजें देखनी होगी कि इंटरनल पॉलिटिक्स एड्रेस करने में हम अपना एक्सटर्नल जो गेन है उसको खो न दे, ये हमें देखना है। अंतिम टिप्पणी जनरल पन्नू आपकी, कोई सवाल नहीं है, जो चीजें आप सोच रहे हैं